ऑल द डेविल्स आर हियर एंड द हेल इज एम्प्टी। नरक के सारे राक्षस यहाँ हैं इसी धरती पर, नरक तो खाली पड़ा है। मुझे नहीं पता शेक्सपियर ने ये लाइन किससे इंस्पायर होकर लिखी है, पर ये कोट मुझे जिस पेंटिंग की याद दिलाता है वो है द गार्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स, पेंटेड बाय डच आर्टिस्ट हेरोनिमस बॉश। क्या होता है जब आप ऐसे समय में पैदा होते हैं जहाँ संप्रदाय या रिलीजन सबसे ऊपर रखा जाता हो, यहाँ तक कि एक समाज का निर्माण भी धर्म के दायरे से बंधा हो, और आप उस पर अपनी राय नहीं दे सकते, पर आप देना चाहते हैं। एंड एज सिगमंड फ्रॉइड सेड, ही दैट हैज आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर, इफ हिज लिप्स आर साइलेंट ही चैटर्स विद हिज फिंगर टिप्स। जिसकी आंखें हैं जो देख सकता है और जिसके कान हैं जो सुन सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी प्रतिक्रिया ना दे, बिकॉज नो मॉर्टल कैन कीप अ सीक्रेट। और बॉश के केस में उसने पेंटिंग बनाई, ऐसी पेंटिंग जिसे समाज पचा नहीं सकता था, 16th सेंचुरी में तो बिल्कुल भी नहीं। एक आम इंसान अपनी बात, अपनी परेशानी चीख चीख कर कहता है, और एक जीनियस वो अपनी बात इनडायरेक्टली कहता है। वो कुछ ऐसा बनाता है जिसमें सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है और देखने वाले को डिसाइड करने का मौका देता है कि वो किस पर फोकस करता है। All the thoughts are presented naked, a chaos in front of you, and you don't know where to go. कलाकार की काबिलियत आपको चुनौती देती है कि क्या ढूंढ सकते हो जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। I am Akash Rajput and welcome to All About Story. This time, the Garden of Earthly Delights. सबसे पहले ऐसा क्या है जो इस पेंटिंग को दूसरी 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी की कंटेम्प्रेरी पेंटिंग से अलग बनाता है? द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स डिपिक्शन। 400 सालों तक यूरोपियन आर्टिस्ट एंड सोसाइटी जीसस की लाइफ के साथ इतनी ऑब्सेस थी कि उन्होंने उसके अलावा और कुछ बनाया ही नहीं। लेट मी शो यू। Annunciation, Incarnation, Birth of Jesus, Mary and Jesus, Madonna and Child, Madonna, Giovanni's Madonna, Titian, Raphael, Filippo, Lorenzo, Masaccio, Michelangelo, Donatello, Tintoretto, Giorgio Vasari, Luca Cellini, Gentile, Bellini, Da Vinci, Leonardo, Virgin Mary, Sandra, Botticelli, Jan van Eyck, upside, downside, left side, right side, hello from the other side, feeling blessed, Hagia Sophia, raising, ascending, praying, descending, giving the blessings, Peter, Paul, Rubens, pain, suffering, causing death, elevation, crucifixion, resurrection, esterification. Oh my gosh, Hieronymus Bosch. जीसस उनके फेवरेट थे फॉर सेंचुरीज। रिलीजन आपकी सोच पर कितना हावी हो सकता है कि आप उसके परे कुछ और देख ही नहीं पाते हैं। एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम गॉड वॉज नॉट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द गार्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स, बट समथिंग एल्स वाज। बॉश जैसे आर्टिस्ट सोच और कल्पना का दायरा खोलने का काम करते हैं। ऐसे आर्टिस्ट बताते हैं कि और भी चीज़ें हैं जिन पर काम किया जा सकता है। बॉश के कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट या उनके समकालीन आर्टिस्ट ईश्वर को दिखाने के लिए अक्सर गॉडली फिगर्स को आसमान में बनाते थे, ताकि ऐसा लगे कि जैसे कोई शक्ति ऊपर से अवतरित हो रही हो, या लोग उसके इंतज़ार में हों, या फिर वो सेंटर में बनाते थे ताकि सारा ध्यान वहाँ हो, जैसे कि इस पीरियड की दूसरी ट्रिप्टिश पेंटिंग्स में मिलता है। पर यहाँ केस थोड़ा अलग है। सब कुछ ज़मीन पर है, आसमान के हिस्से को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। मानो आर्टिस्ट कह रहा हो कि जो है यही है, तुम्हारे पाप, तुम्हारे पुण्य सब इसी धरती पर हैं, स्वर्ग भी नरक भी। और बॉश ने इस चीज को बखूबी निभाया भी है। मैं इस नतीजे पर ऐसे पहुंचा कि ये पेंटिंग जिस तरह के पैनल्स पर की गई है उसे ट्रिप्टिच कहा जाता था। ट्रिप्टिच की खास बात यह है कि ये फोल्ड होकर बंद हो सकता है, और गेस करो बंद होने के बाद हमें क्या मिलता है? अर्थ। लेफ्ट कॉर्नर पर जीसस हैं जो धरती का निर्माण कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 7 days ऑफ क्रिएशन, जिसके बारे में द बुक ऑफ जेनेसिस में बताया गया है। एक तो तीसरे दिन धरती बनाई, वो भी फ्लैट। उस टाइम पे पता ही नहीं था कि धरती गोल है गेंद की तरह।
क्योंकि उस वक्त तक बड़े पैमाने पर मान्यता यही थी कि धरती चपटी है और तीसरे दिन ही पेड़ पौधे बने। अब कमाल की बात यह है कि बुक के हिसाब से चौथे दिन सूरज और चंद्रमा बने। जब सूरज चौथे दिन बना तो पिछले 3 दिन आपने कैसे काउंट किए, वो भी बिना सूरज के। और जहाँ तक मुझे पता है वो ये है कि पेड़ पौधों को पनपने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना सूरज के पानी स्पेस में जम जाएगा। तो पौधे सूरज के निर्माण से एक दिन पहले कैसे पनप सकते हैं? बुक कहती है कि सेकेंड डे पर पानी बना, तो पानी के स्पेस में से खुला घूम रहा था, क्योंकि धरती तो तीसरे दिन बनी। ईश्वर रहस्यमयी है, शायद मैं उसे कभी समझ नहीं पाऊंगा। खैर, हम पैनल के अंदर की बात करते हैं। मैंने 15वीं सेंचुरी के कुछ स्क्रिप्ट पर नज़र डाली तो मुझे ये मिला कि ये अल्केमिस्ट हैं, अ जीनियस ऑफ केमिस्ट्री, और पेंटिंग में जीसस का ड्रेसअप बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर अल्केमिस्ट यहाँ है इस पेंटिंग में, तो उनकी लैब भी यहीं होनी चाहिए। एंड गेस व्हाट, हियर इट इज, मिस्टर वॉल्टर वाइट। एज आई सस्पेक्टेड, द लार्ज पिंक मॉन्यूमेंट्स और द फाउंटेन्स, गॉड इज कुकिंग मैन हियर। माना जाता था कि अल्केमिस्ट इतने पावरफुल थे कि वो किसी भी धातु को या मेटल को सोने में बदल सकते थे। आपको पेंटिंग में कई जगह बीकर, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, उनके अंदर इंसान या जानवर देखने को मिलेंगे। और क्योंकि जीसस अल्केमिस्ट हैं, वो कुछ भी बना सकते थे और उन्होंने बनाया भी। और इसी वजह से आपको पेंटिंग में अलग अलग हिस्सों में हाइब्रिड जानवर दिखेंगे, यानी 2 प्रजातियों का मेल, काइमीरास, यूनिकॉर्न्स, मॉन्स्टर्स, और सबसे गंदी हालत में मिलेंगे इंसान। क्या बॉश ये कहना चाह रहा था कि इंसान ईश्वर का एक ऐसा प्रयोग था, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो गलत चला गया? ईश्वर ने कुछ ऐसा बनाया जो उसके कंट्रोल से बाहर चला गया, उसकी रचनाकार से आगे निकल गई। क्योंकि लेफ्ट पैनल में जीसस इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डू नॉट ईट द फॉरबिडन फ्रूट, एक ऐसा फल जिसे खाने की मनाही है, पर इंसान आखिर में उसे खाता ही है। और इस बात की गवाही दे रहा है एक आउल जो पीछे से देख रहा है। स्ट्रेंज बट वाई, एक आउल का वहाँ होना फॉली के कॉन्सेप्ट को लेकर आता है। फॉली मीन्स द पावर ऑफ एजुकेशन, विजडम। इसके बाद आउल्स पेंटिंग में 2 और जगह नज़र आते हैं, लेकिन इस बार ये डायरेक्टली हमें देख रहे हैं, जैसे किसी तरह की चेतावनी हो। दोनों ही आउल लस्ट और ग्रीड को पैदा करने वाले फलों से घिरे हुए हैं, पर फिर भी वो हमें देख रहे हैं, जैसे कह रहे हों, मैं गवाह हूँ उन सभी कर्मों का जो आपने अपने वादे के विरोध में जाकर किए हैं। एक ऐसा प्रॉमिस जो आपने ईश्वर को किया था। स्ट्रॉबेरीज, चेरीज एंड रेड पल्पी फ्रूट्स, द सिंबल्स ऑफ लस्ट, सेक्स और कुछ पाने की प्रबल इच्छा। पैनल के सेंटर में पानी से भरा हुआ पूल है जिसमें स्त्रियां बिना कपड़ों के नहा रही हैं और पुरुष जानवरों पर सवार होकर पूल के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, जैसे कोई सेक्स फेस्टिवल चल रहा हो। पानी इस पेंटिंग में 5 जगह है, पर इसका मेन सोर्स सेंटर में ही है। सिर्फ एक जगह का पानी अलग है, नर्क का पानी जमा हुआ है। यहाँ लस्ट, ग्रीड सब अपने चरम पर है, क्योंकि जो पानी उनके लिए भोग और विलास का झरना था, वो अब मौत की परत बन गई है। एक जाइगेंटिक फिगर अपने पैरों से इस ठंडे गहरे पानी में 2 नावों के जरिए खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। जब भी मैं इस पेंटिंग को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी तरह की इंसेक्ट क्वालिटी है इसमें, फिगर्स को लेके या आर्किटेक्चर को लेके। हो सकता है ये बस मेरा एक इंटरप्रिटेशन हो। फाउंटेन के बीच का हिस्सा बिच्छू के डंक जैसा लगता है। ये बिल्डिंग जैसे कोई मेंडिस अपना हाथ मुंह में दबाए हो। कई स्ट्रक्चर्स केकड़ों से समानता प्रकट करते हैं, पर सबसे ज़्यादा जिस बात पर मेरा ध्यान जाता है वो ये है कि इंसान का नेचर, उसका बर्ताव, वो कीड़ों की तरह दिखाया गया है। अच्छा, फलों और कीड़ों में अपना एक संबंध होता है। फल में जब कीड़े लग जाते हैं तब फल खाने लायक नहीं रहता। फल वो डिलाइट है जो धरती हमें देती है, पर जब हम पागलों की तरह उनका पीछा करते हैं तब हमारी प्रकृति कीड़ों की तरह हो जाती है। भागते जा रहे हैं जैसे किसी नशे का असर हो। भूख बढ़ती जा रही है। फल की इच्छा किए बिना कर्म किए जा। पर पेंटिंग में फल की इच्छा प्रधान है और कर्म कहीं पीछे छूट गया है।
भोग संभोग की अतृप्त लालसा ने हमें कीड़ा बना दिया है। ऐसी सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक टर्म है जिसे काफ्काइस कहते हैं। पहले फल ज़्यादा थे, दौड़ भाग कम थी, फिर फल पर्याप्त हुए, लोगों ने उनके पीछे भागना शुरू किया, और फिर एक ऐसा वक्त आया जब फल कम रह गए और लोग ज़्यादा हो गए। आखिर में फल पूरे पैनल से गायब हो गए। जो आखिरी पैनल है उसमें एक भी फल नहीं है। All the fruits are eaten by the insects and now the insects will be eaten by the monsters. स्वर्ग पाने की इंसान की प्रगाढ़ इच्छा उसे नर्क लेकर जाती है। नर्क की कल्पना में इससे बुरा और क्या होगा अगर सब कुछ धरती पर ही हो। एक आदमी जिसका मुंह एक पक्षी का है और वो दूसरे आदमी को निगलने ही वाला है। वो एक ऐसे गोल्डन पॉटी चेयर पर बैठा है जिसकी टांगें बहुत लंबी हैं। ऊंची कुर्सी पर अक्सर वो लोग बैठना पसंद करते हैं जिन्हें प्रजा पर राज करना पसंद हो, जिनके अंदर भूख होती है। इसका एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है, एक पक्षी के सर वाला जज इंसान की बढ़ती भूख को सजा दे रहा है। पर मुझे लगता है कि जैसे ये कुर्सी की भूख है और सारे कुकर्म इसी कुर्सी के ठीक नीचे होते हैं। एक लाल रंग की चादर के नीचे वो एक पेड़ जैसा दानव एक लड़की को अपने वश में लेने ही वाला है। बलात्कार भी कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि सत्ता की छांव उसे कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान करती है। रात के अंधेरे में शहर जल रहा है और इंसानी राक्षस खुले घूम रहे हैं। एक 500 साल पुरानी पेंटिंग 21वीं सदी को ठीक से बयां करती है। हम उम्मीद करते हैं कि नर्क में उनके लिए जगह हो, पर क्या गारंटी दी जा सकती है? हम रिलीजन को बहुत पवित्र मानते हैं, पर शायद बॉश को ऐसा नहीं लगता था। उसने जो देखा होगा उसने उससे एक प्रेरणा का स्रोत बनाया। पेंटिंग के इस हिस्से में एक पिग को एक नन के कपड़े पहनाए गए हैं, पर क्यों? 16th सेंचुरी की स्टार्टिंग में चर्चेज में नन्स की संख्या बढ़ाई जा रही थी। क्या इसका मतलब ये है कि चर्च में नन्स को इसलिए रखा गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चर्च आएं और अपना भाग्य चर्च को समर्पित कर दें अपने सिग्नेचर्स के साथ में? क्योंकि पादरी शायद किसी को अट्रैक्ट करें ना करें, पर नन्स करती हैं, जिससे लोगों का मन चर्च जाने को करता रहे। ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि रेनेसां पीरियड में ही निकोलस कोपरनिकस की वजह से पहली वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई, और चर्च को डर था कि विज्ञान का तर्क धर्म की जड़ें कमज़ोर कर देगा, और नारी से बेहतर छलावरण क्या हो सकता है। जब बॉश ने ये सब देखा होगा तो उसने खुद को नर्क में पाया होगा, और यही वजह है कि उसने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट गार्डन ऑफ ईडन की बजाय हेल में बनाया। इस पेंटिंग को कभी भी चर्च के इस्तेमाल के लिए नहीं लाया गया। चर्च ने कहा ये इनअप्रोप्रिएट है, समाज के लिए भी और चर्च के लिए भी, और कारण आप जान गए होंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा। बट आई थिंक बॉश वॉज हाईली इमेजिनेटिव। वो भी उसी समाज से प्रभावित था जिससे हम सब होते हैं। बॉश questioned the morality of society and religion. Bosch left many unanswered questions and mysteries in this painting. It's up to us. How much are we willing to find them?